अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जैसा कि आपको टाइटल से नज़र आ रहा है पार्स ट्री के रिगार्डिंग है। इससे पहले हमने पार्सिंग की बात की थी प्रीवियस लेक्चर में। हमारा तकरीबन सारा लेक्चर आज प्रीवियस से ही कनेक्टेड होगा। प्रीवियसली को अगर लेक्चर अगर हम डिस्कस करें उसमें जब हमने पार्स ट्री की बात पार्सिंग की बात की थी तो हमने उसमें डेरिवेशन का जिक्र किया था, ग्रामर का जिक्र किया था और उसमें हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन को डिस्कस किया था। आई सजेस्ट कि आप इस लेक्चर को पढ़ने से पहले एक दफ़ा प्रीवियस लेक्चर को बहुत ध्यान से एक दफ़ा देखिएगा, उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। उसके बाद ये जो आज वाला लेक्चर है ये बड़ी आसानी के साथ आपको इंशाल्लाह अंडरस्टैंड होगा। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि हमने इसमें एक पार्ट्स ट्री बनाई हुई है। अच्छा, इस ट्री में आपको अगर याद हो हमने लास्ट टाइम जो ग्रामर एक लिखी थी, ये जो हमने डेरिवेशन परफॉर्म की थी तो उसमें हमने कहा था कि गोल को हम रीराइट कर सकते हैं, गोल की जगह पर हम ई लिख सकते हैं और अगर आपको याद हो तो हमने उसकी जगह पर ई एक्स पी आर लिखा था। तो यहाँ हमने हमने यहाँ पर इस जगह पर शॉर्टली अब्रीवेट कर दिया है ई एक्स पी आर को ई से और गोल को हमने जी से अब्रीवेट कर दिया है। ई को हमने रिप्लेस किया है आगे ई ऑफ ई। ये भी हमारी फर्दर डेरिवेशन थी, या आप प्रीवियस लेक्चर में इसको देख सकते हैं। और ई को हमने रिप्लेस किया एक्स के साथ जो हमारे पास कोई आइडेंटिफायर है, और ई को फिर हमने फर्दर रिप्लेस किया, ई की जगह पर हमने ऑपरेशन लिखा और ऑपरेशन में हमने यूज़ किया माइनस। फिर ई की जगह पर हम ई ओप ई यूज किया, जैसे हमने यहाँ पर ई ओप ई यूज किया था, हमने इसी डेरिवेशन को दोबारा रिपीट किया है ई को ई ओप ई के साथ। और ये हम खुद से नहीं कह रहे, ये डेरिवेशन हम प्रीवियसली परफॉर्म कर चुके हैं और उसका पार्ट्स ट्री आज के लेक्चर में जो हम देख रहे हैं। फिर इस ई को रिप्लेस किया हमने टू के साथ, ओप को रिप्लेस किया एक्स के साथ, ई को हमने रिप्लेस किया वाई के साथ। तो हमारे पास जो सेंटेंस ड्राइव हुआ दैट इज ई माइनस टू स्टेरिक एंड वाई। ये बेसिकली हमारी वो एक्सप्रेशन की डेरिवेशन हुई जो हमने इसकी बात की। अच्छा, जब इसको हम एवेलुएट करेंगे, एवेलुएट ये बॉटम अप किया जाएगा। सबसे बॉटम पे क्या मौजूद है तो जरा देखिएगा, सबसे बॉटम पे हमारे पास है एक लेवल पे टू टाइम्स वाई, यानी कि टू स्टेरिक वाई। तो इसका मतलब है पहले टू वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा जैसे कि ये दिखाया जा रहा है आपको। उसका जो रिजल्ट होगा उसको हम माइनस करेंगे एक्स के साथ और ये इसका एवेल्युएशन ऑर्डर होगा। ब्रैकेट्स लगाई तो नहीं गई लेकिन हमें इस ट्री से ये पता चलेगा कि जो सबसे बॉटम पे है उसको हम पहले एवेल्युएट करेंगे, देन हम माइनस एक्स के साथ उसको एवेल्युएट करेंगे। तो एक तो एवेल्युएशन ऑर्डर होगा ये वाला अगर हम पार्ट्स ट्री बनाते हैं प्रीवियस जो हमने डेरिवेशन परफॉर्म की थी। अच्छा, वो जो डेरिवेशन है उसमें जो रूल्स हैं उन रूल्स के मुताबिक हम इस वाले ई को भी ड्राइव कर सकते हैं, हम इस वाले ई को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो हम इस ई की जगह पर भी लिख सकते थे ई गोज टू ई ऑफ ई। हमने एक पार्ट ट्री में इसको एवेल्युएट किया, अब नेक्स्ट पार्ट ट्री में हम इससे नेक्स्ट वाले को एवेल्युएट करेंगे। अब देखें इस पार्ट ट्री में हमने क्या की, हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन परफॉर्म की है, यानी कि राइट हैंड साइड का जो नॉन टर्मिनल है उसको हमने पहले एवेल्युएट कर दिया। उसके बाद इस ई को रिप्लेस किया ई ऑफ ई के साथ। इस ई में ई मौजूद है और उसमें टू मौजूद है, इस ओप में माइनस मौजूद है, इस ई में एक्स मौजूद है। तो आपने देखा जब हम राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं तो उसमें एवेल्युएशन ऑर्डर हमारा डिफरेंट होगा। और वो एवेल्युएशन ऑर्डर क्या होगा,
पहले x-2 होगा, यानी कि ये वाला काम पहले परफॉर्म होगा। उसके बाद हम स्टेरिक y करेंगे। तो देखिए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हमें जो प्रोवाइड कर रहा था एक्सप्रेशन, वो कुछ इस तरीके से था, x-2 मल्टीप्लाई बाय y, और ये ब्रैकेट यहां पे था, ये था राइट मोस्ट डेरिवेशन जो हमने प्रीवियस। अब राइट मोस्ट, सॉरी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जो हमने लास्ट टाइम प्रीवियस ट्री की बात की, और जो राइट मोस्ट डेरिवेशन है उसमें ये इस तरीके से एक्सप्रेशन की वैल्यूएशन होती है। देखिए हमने जो डेरिवेशन अप्लाई की है, जो हमने रूल्स लिखे, उसमें कहीं पर हमने ब्रैकेट का जिक्र किया? द आंसर इज नो। हमने कहीं पर ये नहीं बताया कि ब्रैकेट्स मौजूद हैं। और अगर ब्रैकेट्स मौजूद नहीं है फिर एवेल्युएशन कैसे होगी? तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की सूरत में ये एवेल्युएशन होगी, राइट मोस्ट डेरिवेशन की सूरत में ये एवेल्युएशन होगी। तो इन बोथ केसेस इसका रिजल्ट और आएगा, इसका रिजल्ट और आएगा, दैट इज ए सीरियस प्रॉब्लम। इसका भी हम देखेंगे फर्दर आगे जाकर सोल्यूशन। तो देखें इसका वैल्यूएशन ऑर्डर बना x-2 ब्रैकेट टाइम्स y, यानी कि मल्टीप्लाई बाय y। तो हमने प्रॉब्लम पॉइंट आउट की, these two derivations point out a problem with the grammar. It has no notion of precedence or implied order of evaluation. इसमें जो दो डेरिवेशंस अप्लाई हो रही हैं, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है और एक इसमें राइट मोस्ट डेरिवेशन है, दोनों में किसी तरीके से ना कोई प्रेसिडेंस का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही कोई एवेल्युएशन ऑर्डर का ख्याल रखा जा रहा है। अगर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं हमारा एवेल्युएशन ऑर्डर और होगा, अगर हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं तो हमारा एवेल्युएशन ऑर्डर और होगा। टू ऐड प्रेसिडेंस, अगर हमने प्रेसिडेंस ऐड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी ग्रामर को रीराइट करना पड़ेगा। देखिए जो ट्री बनाई, वो ट्री हमने खुद से तो नहीं बनाई, जो हमारे पास ग्रामर थी उसके मुताबिक हमने ट्री बना ली। हमने एक ग्रामर पढ़ी लास्ट लेक्चर में, उसके मुताबिक हमने एक ट्री डिजाइन कर ली, बल्कि एक ट्री नहीं, एक से ज्यादा ट्री डिजाइन की। एक हमारे पास जो ट्री बनी वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, दूसरी जो ट्री बनी वो राइट मोस्ट डेरिवेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इस हवाले से हमारे पास दो डिफरेंट एवेल्युएशन ऑर्डर आए, दो डिफरेंट ट्रीज के हवाले से। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वी नीड टू री राइट द ग्रामर अगेन, कि हमें उस ग्रामर को चेंज करना पड़ेगा जिसमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमें दो डिफरेंट एवेल्युएशन ऑर्डर मिल रहे हैं। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? हम अपनी ग्रामर को रीराइट करेंगे। उसके लिए जो पहला स्टेप होगा, क्रिएट ए नॉन टर्मिनल फॉर ईच लेवल ऑफ प्रेसिडेंस। अच्छा, अब ये ईच लेवल की बात क्या है? देखिए अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक तरफ है प्लस माइनस, एक तरफ है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये दोनों एक लेवल पे मौजूद हैं, ये दोनों ऑपरेटर एक लेवल पे मौजूद है। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है? डेफिनेटली मल्टीप्लाई और डिवाइड की। बचपन से हम एक रूल पढ़ते आए हैं कि अगर हमें कोई इस तरह की इक्वेशन दी जाए, 4+5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमें ये सिखाया गया है कि यहाँ पर प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो चाहे ब्रैकेट्स लगी हैं तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, अगर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं है तो हमें ये बताया गया है कि भाई मल्टीप्लिकेशन वाला काम पहले परफॉर्म करो, यानी कि पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसका जो भी जवाब आए उसमें +4 करो, देन हमारे पास वो जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ
मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की प्रेसिडेंस हमेशा ज्यादा होती है, अनटिल अनलेस हमें कोई और ऑपरेटर इसमें कोई ब्रैकेट्स का इस्तेमाल अगर नहीं किया गया तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारे पास जो लेवल है, जब हमने बात की है ना ईच लेवल ऑफ प्रेसिडेंस, तो इसका मतलब ये है कि एक लेवल जो मल्टीप्लाई और डिवाइड का है, दूसरा लेवल प्लस और माइनस का है, हर लेवल पे हम एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करेंगे। वो किस तरीके से, इसको अभी हम देखते हैं। आइसोलेट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ग्रामर, फिर जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा उसको उसके साथ आइसोलेट करेंगे हम। फोर्स पार्सर टू रिकॉग्नाइज हाई प्रेसिडेंस सब एक्सप्रेशन फर्स्ट। क्या मतलब हुआ इस बात का कि देखिए पार्सर को तो जो ग्रामर दी जाएगी वो उसके मुताबिक काम करेगा। क्या हम अगर ऐसा कर दें कि अपनी ग्रामर ही इस तरीके से लिखें कि उसके अंदर जो भी रूल्स हों और उसके मुताबिक जो पार्स ट्री या पार्सर काम करे वो हमेशा हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर को पहले एवेलुएट करे और जो लोएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर हैं वो बाद में एवेलुएट, यानी कि हम पार्सर को फोर्स कर दें कि वो हाईएस्ट प्रेसिडेंस को पहले परफॉर्म करे। ले जी, ये हमने यहाँ पर एक लेवल डिफाइन कर दिया, बल्कि एक नहीं दो लेवल डिफाइन कर दिए। एक लेवल जो हमने डिफाइन किया वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, जिसको हमने लेवल 1 कहा। दूसरा लेवल सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के लिए जो कि लेवल 2 होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यहां पर अगर आप देखें हमारे पास एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस हो रहा है। जरा रिकॉग्नाइज करें कौन सा वो नॉन टर्मिनल है जो यहां पर रिकॉग्नाइज हो रहा है। जी जरा गौर करें, इसमें कोई नॉन टर्मिनल हर लेवल पे देखें, ये वाला एक लेवल है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया। रीजन उसमें है प्लस और माइनस। ये है दूसरा लेवल। तो मुझे अभी बताएं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी क्या डिस्कशन की थी कि हर लेवल पे एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि हर लेवल पे कौन सा नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस हो रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू हाईलाइट, ये देखें टर्म, ये पहले मौजूद नहीं थी, ये वाला टर्म ये नॉन टर्मिनल है। ये नॉन टर्मिनल क्यों है? बिकॉज टर्म को फर्दर आगे हम एक्सप्रेशंस के तौर पर या नॉन टर्मिनल के तौर पर इसको रीराइट कर रहे हैं। तो पहले लेवल में जो कि प्लस माइनस है, बेसिकली इसको अब लेवल 2 कह रहे हैं, लेवल 1 ये था। और बिकॉज इसको लिखा ऐसे जाता है कि पहले EXPR को EXPR प्लस टर्म के साथ या EXPR माइनस टर्म के साथ या EXPR को टर्म के साथ रिप्लेस किया जाता है। और टर्म के लिए देखिए आप जरा सेकंड लेवल पे आ जाए जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, इसमें कौन सा नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस हो रहा है? दिस वन, फैक्टर। फैक्टर इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस हियर नाउ। सो यही बात हमने प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में या इसके रूल्स में देखी थी। ये मैं दोबारा आपको बताना चलूं कि क्या किया जाएगा। फॉर ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये एक लेवल पे होगा और सब्ट्रैक्शन एडिशन ये दूसरे लेवल पे होगा। इससे भी पीछे हमने बात की थी फोर्स पार्सर टू रिकॉग्नाइज हाई प्रेसिडेंस सब एक्सप्रेशन फर्स्ट। अब देखिए इस एग्जाम्पल में हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होनी चाहिए? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की। तो अब इसको कैसे वैल्यूएट किया जाएगा? ये देखिए हमने यहां पर लिख दिया कि लेवल 1 हमारा डेरिवेशन का रूल नंबर 5, 6 और 7 है। लेवल बेशक ये पहले लिखा हुआ है, इससे ये चीज शो नहीं होती कि आप लेवल 2 को पहले क्यों लिख रहे हैं, लेवल 1 को बाद में क्यों लिख रहे हैं। जब इसको एवेल्युएट किया जाएगा तो एवेल्युएट हमेशा जो लेवल 1 के एक्सप्रेशंस होंगे
हमेशा वही एवेल्युएट होंगे। लेवल 2 के एक्सप्रेशन जो है वो बाद में एवेल्युएट किए जाएंगे। दिस ग्रामर इज लार्जर, takes more rewriting to each to reach some of the terminal symbols। ये ग्रामर तो हमारी लार्ज हो गई, लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि हम अपने टर्मिनल सिंबल्स तक ना सिर्फ पहुंचेंगे बल्कि एफिशिएंट तरीके से पहुंचेंगे। बट इट एनकोड्स एक्सपेक्टेड प्रेसिडेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? इट एनकोड एक्सपेक्टेड प्रेसिडेंस, यानी कि जो प्रेसिडेंस होनी चाहिए, मींस कि अगर पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड होनी चाहिए तो वो हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड को ही पहले परफॉर्म करेगा और बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। अभी इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, इंशाल्लाह ये बात मजीद क्लियर होगी। Produce the same parts tree under the leftmost and the rightmost derivation। देखें वही सेम हम एक्सप्रेशन ले लेते हैं जो हमने पहले लिया, लेकिन अब जरा ज़हन में रखिएगा, हमने अपनी ग्रामर को रीराइट कर लिया है। अब हमारी ग्रामर क्या है? अब हमारी ग्रामर ये वाली ग्रामर है। अब वो प्रीवियस लेक्चर वाली ग्रामर नहीं है। जैसे मैं बार बार आपको तलकीन कर रहा हूं कि आप आज के लेक्चर से पहले प्रीवियस को बेहतर तरीके से देख लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो। सो हमने कहा कि सेम एक्सप्रेशन है x माइनस टू टाइम्स वाई। अब हम रूल्स अप्लाई करने जा रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, रूल्स कौन से हैं। ये बेशक आप जरा इनको किसी साइड पर लिख लें पहले, उस स्लाइड में जाने से पहले। अच्छा, ये रूल नंबर 1 to 9 है। अब ये जो हमने नई ग्रामर लिखी है, इस ग्रामर के मुताबिक ये जो रूल्स लिखे हुए हैं इसके मुताबिक हम इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करने जा रहे हैं। तो देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम द गोल सिंबल, हमेशा हम गोल से स्टार्ट करते हैं। गोल को हमने रिप्लेस किया EXPR के साथ, ये हमें रूल नंबर 1 कहता है। फिर हमने, अच्छा अब हमारे पास ग्रामर है क्या? एक्स, सॉरी एक्सप्रेशन है क्या? x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय y, ये मैंने लिख दिया यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ, जब मैं इस EXPR को एवेल्युएट करूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो मुझे इस वाले हिस्से को एवेल्युएट करने के लिए, जिसमें मेरे पास x माइनस टू है, कौन सा रूल लगाना चाहिए? देखिए मैं वापस जाता हूं अपनी ग्रामर पे, तो मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास ये रूल्स हैं, इसमें से एक रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो मुझे x माइनस टू को पहले एवेल्युएट करना है। तो कौन सा ऐसा रूल है जिसमें माइनस मौजूद है? एक्सप्रेशन में जो भी मौजूद है वो बात की बात है, टर्म में जो भी मौजूद है वो बात की बात है, माइनस किस रूल में मौजूद है? तो डेफिनेटली यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो रूल नंबर 3 के अंदर माइनस मौजूद है, और वो क्या है? EXPR माइनस टर्म। तो अगर EXPR लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? EXPR माइनस टर्म। होपफुली ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी आपको। चलते हैं अपनी एक्चुअल स्लाइड के ऊपर। तो अब ये बात समझ में यकीनन आ चुकी होगी आपको कि EXPR को रूल नंबर 3 यूज करते हुए हमने EXPR माइनस टर्म के साथ रिप्लेस कर दिया। अब मैं बार बार आपको वो रूल्स वाली विंडो नहीं दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा था कि जब आप इसको रीड कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आप वो रूल्स बेशक साइड पे लिख लीजिएगा ताकि ये बात आपको अंडरस्टैंड हो कि अगले स्टेप में अब क्या करना है। देखें, इस EXPR को हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, ये EXPR उसी तरह से आ गया। इस टर्म की जगह पर रूल नंबर, अब वो देखिएगा जाकर प्रीवियस में रूल नंबर 5 क्या कहता है। रूल नंबर 5 ये कहता है कि टर्म की जगह पर हम लिख सकते हैं टर्म मल्टीप्लाई बाय,
मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, और ये रूल नंबर हमें 5 कहता है, ये रूल नंबर हमें 5 कहता है। तो इस रूल को यूज करते हुए इस टर्म की जगह पर मैंने ये लिख दिया। अच्छा, जब ये हो गया, अब रूल नंबर 9 कहता है भी फैक्टर की, देखिए ये काम हम कर क्यों रहे हैं, अगेन दोबारा x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय y, इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो इतना हिस्सा एवेल्युएट करने के लिए हमने ये वाला यूज किया, फिर हमने वो रूल इस्तेमाल किया जिसमें मल्टीप्लाई आता हो। वो रूल कौन सा था, रूल नंबर 5 था, जिसमें हमने मल्टीप्लाई को देखा इसमें आ रहा है और टर्म की जगह पर टर्म मल्टीप्लाई बाय फैक्टर किया। चूंकि हमारे एक्सप्रेशन के अंदर मजीद ऑपरेटर कोई नहीं है, एक माइनस है और एक मल्टीप्लाई है, अब फर्दर हमें वो टर्म फैक्टर और हमें ई एक्स पी आर गोज टू प्लस टर्म फैक्टर या माइनस टर्म फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करो, फैक्टर के अंदर क्या रखो, वाई, ये वाई रख दिया। इस स्टेरिक ये ऑलरेडी मौजूद है, स्टेरिक इसके साथ मैच हो गया। अब आगे इस टर्म के अंदर क्या होगा, देखिए टर्म के अंदर डायरेक्टली हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं पड़ा हुआ। मैं जरा आपको दिखा दूं, टर्म के अंदर हमारे पास डायरेक्टली कोई एक्सप्रेशन नहीं पड़ा हुआ, कोई आपको आइडेंटिफायर नहीं पड़ा हुआ। देखिए अगर मुझे किसी आइडेंटिफायर तक पहुंचना है, किसी नंबर तक, किसी आईडी तक पहुंचना है, तो मुझे पहले टर्म को किसी फैक्टर के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि टर्म की जगह पर मैं फैक्टर लिखूंगा और फिर मैं इस काबिल हूंगा कि फैक्टर की जगह पर नंबर या आईडी लिख दूं। देखिए यही काम हमने यहां पर किया हुआ है कि पहले हम टर्म को फैक्टर के साथ रिप्लेस करेंगे और फिर फैक्टर की जगह पर हम 2 लिखेंगे। फिर देखें यहां पर जब EXPR था तो EXPR से डायरेक्टली फैक्टर पे नहीं पहुंचे, पहले रूल नंबर 4 लगाया, उसमें हमने EXPR को टर्म से रिप्लेस किया, फिर रूल नंबर 7 लगाया, हमने टर्म को फैक्टर से रिप्लेस किया। तो कहता है दिस वन इज द राइट मोस्ट डेरिवेशन, ये जो डेरिवेशन है ये हमारे पास राइट मोस्ट डेरिवेशन है। आई होप ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी। और इसके लिए अब देखें पार्ट 3 क्या बनेगा। अगर आपको ग्रामर समझ में आ गई है, उसकी डेरिवेशन समझ में आ गई है, तो बड़ी आसानी के साथ अब आप इसका पार्ट 3 भी देख सकते हैं। देखिएगा कि इस पहले ई को रिप्लेस किया टी के साथ, यानी कि टर्म के साथ, टर्म को फैक्टर के साथ, फैक्टर के अंदर एक्स। अब इस तरफ आ जाए, इस टर्म को टर्म के साथ रिप्लेस किया और टर्म के साथ और उसके अंदर नंबर और स्टेरिक फैक्टर, और देखें हमारा जो एवेल्युएट हुआ x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय y, ये हमारा बना जो डेरिवेशन है। ये हमारी लेफ्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन की जैसे हमने बात की, तो हमारे पास ये राइट मोस्ट डेरिवेशन आ चुकी है। अब हमारे पास जो एवेल्युएशन ऑर्डर बनेगा इसमें वो x माइनस टू टाइम्स वाई, क्योंकि देखिए हमारे पास जो सबसे चीज मौजूद है एक लेवल पर, फैक्टर लेवल पर, वो y है, स्टेरिक है, नंबर है, y है और इसके साथ x है। तो ये हमने इसका वैल्यूएशन ऑर्डर लिख दिया। अच्छा, तो इसमें हमने ये कहा कि हमारे पास जो एवेल्युएशन ऑर्डर इसके लिए होगा वो डेफिनेटली ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें अगर आप एक चीज गौर करें कि अगर हमारी डेरिवेशन लेफ्ट मोस्ट हो या राइट मोस्ट हो, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो एवेल्युएशन सेम ही रहेगी। अगर मैंने राइट मोस्ट डेरिवेशन करनी है, अगर मुझे पहले इसको एक्सप्लोर करना है, देखिए इसको मैंने एनिमेशंस में दिखाया हुआ है, अगर मुझे पहले इस वाले हिस्से को एक्सप्लोर करना है और उसके बाद मुझे इस स्टेरी को एक्सप्लोर करना है, उसके बाद मुझे इस टर्म और नंबर को एक्सप्लोर करना है, उसके बाद मुझे ई में टी और एफ को एक्सप्लोर करना है, तो क्या ये ट्री प्रीवियस राइट मोस्ट डेरिवेशन की ट्री से डिफरेंट है?
द आंसर इज नो। ये दोनों सेम ट्री बने। इट्स का मतलब ये है, हम हमारी ग्रामर ने एनफोर्स कर दिया कि हम चाहे कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए, हमारा एवेल्युएशन ऑर्डर हमारा सेम ही रहेगा। तो आप देखिएगा जो प्रीवियस हमारे पास ग्रामर थी उसके दो डिफरेंट पार्ट्स ट्री बने थे, हमारी इस ग्रामर का सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट ट्री बना है, राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए भी और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए भी। तो यही बात यहां पे लिखी जा रही है, बोथ लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशंस गिव द सेम एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमें सेम मिलता है बिकॉज द ग्रामर डायरेक्टली एनकोड्स द डिजायर्ड प्रेसिडेंस। कि जो ग्रामर है ये बेसिकली एनकोड करती है उस प्रेसिडेंस को जो डिजायर्ड है, जो हम करना चाहते हैं। अच्छा, एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है, इसके बारे में ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, हम इसमें देखते हैं कि अगर एक ग्रामर के एक से जायद लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या एक से जायद राइट मोस्ट डेरिवेशन हो, उसको हम एम्बिगुअस ग्रामर कहेंगे। अब मुझे आपने ये बताना है कि ये वाली जो भी ग्रामर देखी है ये एम्बिगुअस है या इससे पहले वाली एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का लफ्जी मतलब यहां पर ये है कि जो हमें सही नताइज फ्राहम नहीं करती, रिलायबल नहीं है। कभी ब्रैकेट्स पहले लग जाएंगी, कभी ब्रैकेट्स बाद में लग जाएंगी, और कभी हम कहेंगे हम लेफ्ट डेरिवेशन कर लें, कभी हम कहेंगे हम राइट डेरिवेशन कर लें। लेफ्ट डेरिवेशन करेंगे तो हमारा वैल्यूएशन ऑर्डर और होगा, राइट डेरिवेशन करेंगे तो हमारा वैल्यूएशन ऑर्डर और होगा। तो ग्रामर हमेशा ऐसी जिसको हम एम्बिगुअस ग्रामर कहेंगे अगर उसके एक से जायद लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या एक से जायद राइट मोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट करते हैं फॉर ए सिंगल सेंटेंशियल फॉर्म, किसी एक सेंटेंस के लिए। The leftmost and the rightmost derivation for a sentential form may differ even in unambiguous grammar। अच्छा, वो कह रहा है अब कि जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन है ये डिफर कर सकती है किसी अनएम्बिगुअस ग्रामर के लिए भी। इसके लिए हम अभी देख सकते हैं वो कैसे। हम एक बड़ी रियलिस्टिक क्लासिकल प्रॉब्लम देखते हैं, इफ देन एल्स की एग्जांपल, जो अक्सर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। अब ये ग्रामर हमारी एम्बिगुअस ग्रामर क्यों है? हमने यहां पर लिखा एक एक्सप्रेशन इफ देन एल्स। बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं इसका देख लेते हैं। रूल्स हमें कहते हैं स्टेटमेंट को रीराइट किया जाएगा इफ के साथ, उसके बाद कोई होगा एक्सप्रेशन, उसके बाद कोई देन और उसके बाद स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट के अंदर इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, या कोई अदर स्टेटमेंट आ सकती है। द फॉलोइंग सेंटेंशियल फॉर्म हैज टू डेरिवेशन। इसकी दो डेरिवेशंस होंगी, इफ एक्सप्रेशन देन इफ एक्सप्रेशन टू देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, अगर हम पहली प्रोडक्शन यूज करते हैं उसके बाद दूसरी प्रोडक्शन यूज करते हैं तो हमारे पास जो पार्ट ट्री बनेगा वो इस तरीके से होगा। पहली प्रोडक्शन क्या कहती है, इफ एक्सप्रेशन देन, उसके बाद एल्स, और उसके बाद देन के बाद फिर इफ है, उसके अंदर एक्सप्रेशन टू है और देन आगे इसके अंदर स्टेटमेंट है। यहां पर एल्स पार्ट में स्टेटमेंट है, यहां पर देन पार्ट में स्टेटमेंट है। अच्छा, अगर यहां पर एक चीज ये देखी जाए कि हमारे पास इस प्रोडक्शन के हवाले से एक ग्रामर हमारी ये वाली बन रही है, और सेकेंड प्रोडक्शन अगर पहले यूज की जाती है, फर्स्ट प्रोडक्शन अगर बाद में यूज की जाती है, तो हमारी ग्रामर ये बनती है। तो इट मींस दैट कि हमने ये देखना है कि हमारे पास जो एल्स पार्ट है
वो किस इफ का हिस्सा है, क्या वो इस इफ का हिस्सा है या वो इस इफ का हिस्सा है। तो जरा इसमें मुझे बताइएगा, हमारे पास एल्स पार्ट इस ग्रामर में, इस पहली प्रोडक्शन में, जिसमें प्रोडक्शन 1 पहले यूज हो रही है और प्रोडक्शन 2 बाद में यूज हो रही है, एल्स पार्ट किसका हिस्सा है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये एल्स पार्ट इस इफ का हिस्सा दिखाया जा रहा है इस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, कि अगर प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 2 इस तरतीब के साथ अगर यूज होती है। अच्छा, ये जरा जेहन में रखिएगा बात, कि इस ट्री के मुताबिक, इस प्रोडक्शन और उसके ट्री के मुताबिक, देखिए देखिए, इफ एक्सप्रेशन देन, इफ एक्सप्रेशन देन, उसके बाद हमारे पास एल्स पार्ट आ गया इसमें, ठीक है। और उसके बाद देन के साथ फिर इफ एक्सप्रेशन देन और स्टेटमेंट 2, और यहां पर स्टेटमेंट 1 हमारे पास आ रही है। तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि ये एल्स इफ का हिस्सा है। अच्छा, अब जरा इंटरेस्टिंगली देखें, जो प्रॉब्लम में हाईलाइट करने जा रहा हूं, इस ग्रामर, इसके अगेंस्ट, ये जो अभी हमने प्रोडक्शन 2 पहले लिखी है, प्रोडक्शन 1 बाद में लिखी है, इस वाली ट्री में हमें ये नजर आ रहा है कि एल्स जो है ये इस इनर इफ का हिस्सा है। अब जी मसला क्रिएट हो गया कि जब प्रोडक्शन 2 पहले यूज की जाएगी तो एल्स इनर इफ का हिस्सा है, और जब प्रोडक्शन 1 पहले यूज की जाएगी तो जैसे प्रीवियस हमने एग्जांपल में देखा, प्रीवियस इसमें ट्री में देखा कि एल्स जो होगा वो इस वाले इफ का पार्ट आएगा। तो यहां पर हमने एक प्रॉब्लम हाईलाइट किया, इसलिए हम इसका जो टाइटल लिख रहे हैं एम्बिग्विटी लिख रहे हैं। अभी हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि एल्स जो है वो इनर इफ का हिस्सा है या आउटर इफ का हिस्सा है। हम कहना ये चाह रहे हैं चाहे वो इनर का हिस्सा है चाहे वो आउटर का हिस्सा है, तो एक वक्त में किसी एक का ही पार्ट होगा ना। ये तो नहीं होगा कि एक ग्रामर कह रही है कि एल्स को आउटर इफ का हिस्सा बना दो, दूसरी प्रोडक्शन कह रही है कि एल्स को इनर इफ का हिस्सा बना दो। इसका मतलब है एवरी टाइम जब कंपाइलर को कंपाइल किया जाएगा तो कभी एल्स इनर इफ का हिस्से के तौर पर रिजल्ट शो करेगा, कभी एल्स जो है वो आउटर इफ के हिस्से के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा। उसका नुकसान क्या होगा, एक दफा कंपाइल करने से रिजल्ट और आएगा, दूसरी दफा कंपाइल करने से रिजल्ट और आएगा। तो इसका मतलब है यहां पर इम्बिग्विटी मौजूद है, और ये इम्बिग्विटी बेसिकली हमारी ट्री के अंदर नहीं है, हमारी ग्रामर के अंदर है। मींस कि हमने ग्रामर को सही तरीके से राइट नहीं किया हुआ। तो यहां पर ये देखें, ये चीज एनिमेशन में दिखाई जा रही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की इम्बिग्विटी के हवाले से। होपफुली ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी आपको। रिमूविंग इम्बिग्विटी, तो क्या किया जाएगा इम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए, अभी प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। मस्ट रीराइट ग्रामर टू अवॉइड जनरेटिंग द प्रॉब्लम। क्या किया जाए कि ग्रामर को रीराइट किया जाए ताकि हमारे पास जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है उसको करेक्ट किया जाए। और हम चाहते हैं कि मैच ईच एल्स टू द इनर मोस्ट अनमैच्ड इफ, कि हमारे पास जो एल्स है वो अपने नीरेस्ट इफ का हिस्सा रहे हमेशा, अपने जो इनर मोस्ट अनमैच्ड इफ है उसका हिस्सा रहे। उसके लिए हमने जो स्टेटमेंट लिखी है वो कुछ इस तरीके से है। तो इसकी रीराइट में हम देख सकते हैं कि हमने नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया। देखिए अभी तक जो हमने बात की है हम उस पे ही रहते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हमने स्टार्ट में कहा था कि जब एम्बिग्युइटी आ जाती है तो इंट्रोड्यूस न्यू नॉन टर्मिनल। तो देखिए विदेल्स के नाम का एक नया न्यू नॉन टर्मिनल आया, जैसे कि उस एग्जाम्पल में हमने टर्म और फैक्टर को न्यू नॉन टर्मिनल के तौर पर रिप्रेजेंट किया था। तो विदल्स आया और विदल्स को फिर हमने फर्दर एवेल्युएट किया। अब इसको लिखा हमने, स्टेटमेंट कैन बी रीरिटन एज इफ ई देन स्टेटमेंट, या ये या का सिंबल है, या स्टेटमेंट में हो सकता है इफ ई देन विदल्स एल्स स्टेटमेंट, या उसके अंदर कोई असाइनमेंट हो सकती है। तो इसको हम पढ़ते ऐसे हैं
कि स्टेटमेंट को रीराइट कर सकते हैं इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ, तीनों में से कोई भी यूज हो सकती है स्टेटमेंट को रीराइट करने के लिए। और विद एल्स को रीराइट करने के लिए हम ये पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं या हम सिर्फ असाइनमेंट लिख सकते हैं। लेट ड्राइव द फॉलोइंग यूजिंग द री रिटर्न ग्रामर। अब जो री रिटर्न ग्रामर है उसको यूज करते हुए हम ट्री बनाते हैं। ले जी, अब ये जो ट्री है जब आप बनाएं तो वो आपके सामने होने चाहिए, ये वाले आपकी जो रूल्स हैं 1 2 3 4 5, ये आपके सामने होने चाहिए, देन आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये रूल लगाया हमने, इफ एक्सपीआर देन स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के अंदर हमने लिख दिया इफ एक्सपीआर देन विद एल्स एल्स स्टेटमेंट। अब देखिए हमने यहाँ पर विद एल्स का कीवर्ड लगा दिया। अब इस आखिरी वाले स्टेटमेंट को रिप्लेस किया A2 के साथ, विद एल्स में A लिख दिया, एक्सप्रेशन में E2 लिख दिया और इस एक्सप्रेशन में E1 लिख दिया। अब यहां पर गौर करें कि ये वाला एल्स, अब मैं जो हाईलाइट करना चाह रहा हूं दो चीज, ये वाला एल्स और ये वाला इफ, ये दोनों किस लेवल पे हैं? सेम लेवल पे है। इसका मतलब है ये एल्स हमेशा इस इफ का हिस्सा रहेगा इस नई ग्रामर के मुताबिक। नेक्स्ट तरह चलते हैं आगे। यही बात यहां पर लिखी जा रही है, दिस बाइंड्स द एल्स कंट्रोलिंग A2 टू इनर इफ। इससे क्या हो रहा है, हम बाइंड्स कर रहे हैं एल्स को जो इनर इफ है उसके साथ, जिससे हम कंट्रोल कर रहे हैं A2 को। Context-free grammar, we have been using the term context-free without explaining why such rules are in fact free of context. कि ये जो rules हैं इस पे context क्यों नहीं देखा जाता। अगेन ये बात मैं पहले बता चुका हूं, context देखने से मुराद ये है कि इससे पहले या इसके बाद वाले symbols या letters क्या है ये यहाँ पर नहीं देखे जाते। कॉन्टेक्स्ट फ्री का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि A इज री रिटन एज अल्फा, तो यहां पर ये कॉन्टेक्स्ट फ्री रूल क्यों है? तो भी हम ये कह रहे हैं या कहना ये चाह रहे हैं कि जहां पर कहीं पर भी A आ जाए उसको आंखें बंद करके उसकी जगह पर आप अल्फा लिख सकते हैं, ये देखे बगैर इस ए से पहले क्या चीज आ रही है, इस ए के बाद क्या चीज आ रही है। यानी कि इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा जा रहा है इस ए का, इसका कॉन्टेक्स्ट जो है, जैसे हम अक्सर ये लफ्ज यूज करते हैं ना कि भाई इसने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि दरमियान में से कोई चीज उठाकर और उसके पहले वाला वाक्य बयान नहीं किया और उसके बाद वाला वाक्य बयान नहीं किया, इस चीज को भी हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं या कॉन्टेक्स्ट फ्री कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक को बैकग्राउंड पता ना हो किसी चीज का, आप दरमियान में से कोई कोटेशन उठाएं और आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, उसका पसे मंजर देखे बगैर कि उससे पहले क्या बात हुई है या उसके बाद क्या बात हुई है। तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट फ्री का मतलब ही यही है कि भाई इस ए से पहले क्या है या बाद में क्या है ये देखे बगैर जब भी कहीं पर ए आएगा उसको अल्फा के साथ रिप्लेस किया जाएगा। This rules, this rule A goes to alpha says that A may be replaced by alpha anywhere regardless of where A occurs। कि हम फौरी तौर पर कैपिटल ए को रिप्लेस कर देंगे अल्फा के साथ कहीं पर भी, ये देखे बगैर कि ए आ कहां पे रहा है, किस लाइन पे आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है या उसके बाद में क्या आ रहा है। On the other hand, we could define a context as pair of strings बीटा एंड गामा, कि हम कॉन्टेक्स्ट को किसी पेयर ऑफ स्ट्रिंग के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, such that a rule would apply only if
बीटा अकर्स बिफोर एंड गैमा अकर्स आफ्टर द नॉन टर्मिनल ए। देखिए यहां पर हमने अब कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं रहने दिया, इसको हमने कंडीशन लगा दी कि भाई ए से पहले ये चीज आती है, ए के बाद ये चीज आती है, देन इसको रीराइट किया जाए। ये जरा देखिएगा, हम इसको इस तरीके से अब लिख रहे हैं कि ए को रीराइट करो। मैं जरा इधर से पेन ओपन कर लूं। ए को रीराइट करो अल्फा के साथ उस सूरत में जब ए से पहले बीटा मौजूद हो, ए के बाद गैमा मौजूद। देखिए बीटा और गैमा तो चेंज नहीं हुए, रिप्लेस क्या हुआ है, ए के साथ अल्फा। मींस के कंडीशन, अब ये कॉन्टेक्स्ट हमने इसमें बता दिया, इसका कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि ए से पहले क्या है, हमने ये कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि ए के बाद क्या चीज है। तो इसको हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर का नाम देते हैं। होपफुली ये बात आपको इंशाल्लाह अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। पार्सिंग टेक्निक, अब जरा हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी तरह की पार्सिंग टेक्निक्स हैं। वी हैव टॉप डाउन पार्सिंग and we have bottom up parsing. In the top down parsing, we start at the root of the parse tree and grow towards the leaves. We start from the root start symbol, उसके बाद हम उसको फर्दर ग्रो करते जाते हैं और लीव्स तक पहुंचते हैं। Pick a production and try to match the input. प्रोडक्शन को पिक करते हैं और इनपुट के साथ मैच करते हैं। जो प्रीवियस हमने भी ग्रामर्स और उनके पार्स ट्री देखे थे, वो हमने टॉप डाउन देखे। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहता है अगर बैड पिक मे नीड्स टू बैक ट्रैक। इसका मतलब क्या है, देखिए इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको यहां पर जरूर समझाना चाहूंगा कि मेरे पास एक रूल था ई ओप, या चलें ओप की जगह पर मैं क्या करता हूं, इसको मैं रिमूव करके मैं कहता हूं ई की जगह पर मेरे पास मौजूद है ई प्लस टी है। रूल नंबर 2 ये है ई माइनस टी है। अच्छा अब करना ये था, मैंने प्रोडक्शन चूज करनी थी ई माइनस टी वाली, मैंने गलती से क्या कर दिया, प्रोडक्शन चूज कर ली ई प्लस टी वाली। इसका मतलब है ये क्या हुआ, ये बैड पिक हो गई, यानी कि जो एक्चुअल पिक करनी थी वो पिक नहीं की आपने, जो पिक नहीं करनी थी ग्रामर जो रूल्स थे वो आपने पिक कर लिया। इसको हम क्या कहेंगे, बैड पिक। अच्छा मे नीड्स टू बैक ट्रैक, इसका हल क्या है फिर, भाई वापस जाओ, उसको खत्म करो उस चीज को, और जो राइट पिक है उसको करो। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, सम ग्रामर्स आर बैकट्रैक फ्री, कि आप उसमें बैकट्रैक नहीं कर सकते, वो बैकट्रैक फ्री हैं। बॉटम अप ग्रामर्स क्या होती है, in the bottom up grammar start at the leaves and grow towards roots। इसमें होता यह है कि आप लीव्स से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है लीव्स है उससे हम स्टार्ट करते हैं। लीव्स का मतलब है जो बेसिकली हम कहते हैं जो हमारे पास जो इनपुट है वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा उसके बाद हम करेंगे क्या फिर आगे, as input is consumed encode possibilities in the internal state। जैसे इनपुट कंज्यूम हो हम उसकी इंटरनल स्टेट देखें वो क्या होती हैं। अच्छा अभी हम आज के लेक्चर में, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, हमने सिर्फ टॉप डाउन पार्सिंग और बॉटम अप पार्सिंग की टेक्निक्स के बारे में जस्ट पढ़ा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बकायदा देखेंगे इसकी एग्जांपल्स के साथ कि टॉप डाउन पार्सिंग कैसे होती है। अगर कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिया जाए उसके लिए टॉप डाउन पार्सर्स कैसे बनेंगे, अगर कोई एक्सप्रेशन दिया जाए उसके लिए बॉटम अप पार्सर क्या बनेंगे। होपफुली ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी।
चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो चैनल जो आपको भी जिस पे आपको वीडियो अपलोड की गई है, और अगर आपको कोई इस इश्यूज हो, डू कमेंट, और अपनी अटेंडेंस के लिए आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे विद इन 1 डे, जब आप ये अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ये मैंने इंस्ट्रक्शन इसलिए एंड पे दी हैं ताकि आप ये कंप्लीट लेक्चर जिन्होंने सुना होगा वही अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। जो दरमियान में लेक्चर को छोड़ देंगे या लेक्चर नहीं सुन सकेंगे, इट मीन्स वो अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाएंगे, और उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपने लेक्चर अंडरस्टैंड नहीं किया या सुना नहीं। अल्लाह हाफिज।